कि हम किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी ये भी होता था कि हमको दो टाइम की खाना भी भरपेट नहीं मिलता था। तो इतना वो मुश्किल भरा दिन होते थे। जैसे मैंने कहा कि सुबह 8 बजे यदि कॉलेज जाना तो पहले घर का खेती का काम करना पड़ता था, पत्ती लानी पड़ती थी, कभी भैंस के लिए चारा लाना पड़ता था, तब स्कूल जाते थे। और जब 1 बजे छुट्टी होती तो वापस फिर खेती का काम करना पड़ता था। तो वो 14 किलोमीटर का सफर डेली पैदल तय करना पड़ता था। इंटर करने के बाद मेरे को पढ़ा नहीं रहे थे। ये हुआ कि आप नहीं पढ़ेंगे, अब खेती का काम करेंगे। तो आपने कभी सोचा था कि जब आप सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से तक मिलने का मौका मिलेगा? सरकारी अफसर तो बहुत देखें, लेकिन के.एस. चौहान जैसा अधिकारी कहीं नहीं देखा। जिन्होंने उत्तराखंड की पहाड़ सी चुनौतियों का सामना करके सफलता का शिखर चूमा, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। शून्य से शिखर तक पहुंचने के बाद भी वे अपने पूर्वजों की माटी को सींचते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को हृदय से आत्मसात करते हैं। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान जी के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर आप वैसे तो एक अधिकारी हैं, लेकिन बड़े संघर्षों को झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ बीता और कैसा आपका बचपन रहा था? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया है। चूँकि मेरा बचपन में जौनसार बाबर का रहने वाला हूँ, जो चक्राता क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र है। ग्राम फटेऊ गांव का नाम है और पट्टी समाल्टा है। और मेरा जो बचपन है वो इंटर तक की जो मैंने शिक्षा ग्रहण करी वो गांव में ही करी है जी। तो आप कह सकते हैं कि बचपन से लेकर के और इंटर क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा हूँ, पला हूँ और रहा हूँ। सर उस समय तो उस पहाड़ी इलाके में, जौनसार के क्षेत्र में काफ़ी संसाधनों का अभाव रहा होगा। आजकल तो पहाड़ों में सड़क पहुंच गई है, हॉस्पिटल, स्कूल पहुंच रहे हैं, काफ़ी संसाधन है, लेकिन संसाधनों के अभाव में सपने देखना कितना मुश्किल लगता था? संसाधनों का तो बहुत ज़्यादा अभाव था। यदि मैं कहूँ कि जब मैं कक्षा 1 से 5 तक की जो मेरी शिक्षा हुई है वो समाल्टा में हुई है, प्राइमरी पाठशाला में। तो लगभग वो 3 किलोमीटर का सफ़र था जो डेली पैदल आना पड़ता था। उसके बाद इंटर तक की शिक्षा साया इंटर कॉलेज में हुई है। वो 7 किलोमीटर का सफ़र था और 7 किलोमीटर का जो सफ़र था, सुबह 8 बजे कॉलेज आना और फिर वापस 1 बजे जब छुट्टी होती थी वापस जाना। तो वो 14 किलोमीटर का सफ़र डेली पैदल तय करना पड़ता था जी। और एक बात मैं और कहूँ कि जब जैसे हम आजकल की भाषा में नाश्ता बोलते हैं कि नाश्ता करना, कि हम स्कूल या कॉलेज आएंगे या ऑफिस जाएंगे, हमारा जो नाश्ता होता था उस समय जो हमारा दोपहरी बोलते हैं, जौनसार बाबर में उसको नाश्ते को दोपहरी बोलते हैं जी। वो 4 साल तक कभी शायद मैंने संडे के दिन हुआ हो कि घर में खाया हो। अदरवाइज सुबह जब स्कूल जाते थे गांव से 7 किलोमीटर का सफ़र, तो वो नाश्ता या वो दोपहरी चल चल के ही हम उसको ख़त्म करते थे। जैसे गांव से दौड़ के जाते थे सैया इंटर कॉलेज, तो 7 किलोमीटर का सफ़र था और उसमें दूरी बहुत थी और सुबह भी घर में काम करना पड़ता था। वो जो नाश्ता या जो दोपहरी थी वो स्कूल चलते हुए रास्ते में खाते थे। यानी कि टाइम नहीं था, बैठने का टाइम नहीं था कि बैठ के यदि हम 15 मिनट रहें तो तब तक वो स्कूल का सफ़र तय हो जाता था। तो बचपन में यदि मैं कहूँ तो बहुत सफ़र किया है और काफ़ी परेशानियां भी झेली है। तो उस समय ये सब चीज़ें मन में आती थी कि कुछ करेंगे तो कुछ बनना है। सब बचपन में कभी लगा था कि उन तकलीफ़ों को झेल कर उस स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, ये तो नहीं लगा था, बट ये ज़रूर लगा था कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ये सुना था कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और तो मेरा ध्येय भी यही था कि अपने जीवन में मेहनत करूं और मेहनत के बल पे जो कुछ हमको मिले और उस मेहनत के बल पे मैं अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने समाज की और अपने राज्य की, अपने देश की सेवा कर सकूं। ये शुरुआत से ही अपने मन में एक बात ज़रूर आती थी। सर कोई भी अधिकारी होते हैं या कोई भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें देखकर युवाओं को लगता है कि पढ़ाई में बहुत होशियार रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि
कई बार ऐसा नहीं भी होता है कि स्कूल टाइम तक हर कोई पढ़ाई में एक जैसा नहीं होता है। तो आप इस पोस्ट तक पहुंचे, लेकिन आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे जब इतना स्ट्रगल करके भी जाते थे आप? नहीं, पढ़ाई में मैं औसत था। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन ये जरूर था जब पढ़ाई करता था बहुत लगन से करता था। और उस पढ़ाई के साथ साथ यदि आप मेरे मम्मी से यदि गांव में पूछेंगे कभी, उस पढ़ाई के साथ साथ घर का काम और खेती का काम करना जरूरी था। वो जरूरी मेरे लिए ही नहीं बल्कि जो मेरे परिवार वाले थे वो मेरे को बताते थे कि बेटा ठीक है पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको खेती का काम भी कर रहे हैं। तो इतना वो मुश्किल भरा दिन होते थे। जैसे मैंने कहा कि सुबह 8 बजे यदि कॉलेज जाना तो पहले घर का खेती का काम करना पड़ता था, पत्ती लानी पड़ती थी, कभी भैंस के लिए चारा लाना पड़ता था, तब स्कूल जाते थे। और जब 1 बजे छुट्टी होती तो वापस फिर खेती का काम करना पड़ता था। तो सफ़र तो जरूर मुश्किल था, लेकिन उसको आसानी से कर लेते थे। सर बचपन में आपका लक्ष्य क्या था, क्या बनना चाहते थे उस टाइम पे? आज जैसे जौनसार बाबर में जो सबसे बड़ा लड़का होता है तो माता पिता का एक सपना होता है कि वो घर की जिम्मेदारियों को भी देखें। तो मेरा भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो और जैसे ही मैं 8th किया तो मेरे दादा और दादी ने बोला कि हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए सबसे बड़ा घर का लड़का है, ये गांव का खेती बाड़ी का काम देखेंगे। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं ये सबसे बड़ा लड़का है, हम इसको आगे पढ़ाएंगे। तो पिताजी ने बल्कि मेरे चाचा जी पौड़ी में रहते थे, उनके साथ फिर पौड़ी भेजा 9th में। और 9th में मेरे को पौड़ी में एडमिशन नहीं मिल पाया, फिर वापस लौट के गांव आया और गांव आके फिर साया में एडमिशन लिया। 9th में हो गया एडमिशन। फिर इंटर कर लिया। तो इंटर करने के बाद फिर घर वालों ने बोला कि नहीं अब पढ़ना नहीं, अब गांव की खेती का काम देखना। चूंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है और बड़ी फैमिली थी, खेती का काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो पिताजी ने कहा कि नहीं खेती का काम तो करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो फिर दोबारा मैं इंटर करने के बाद पौड़ी चला गया। पौड़ी से फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर वापस देहरादून आया। तो ये मन में उस समय भी था। इंटर तक तो चूंकि बच्चे को इतनी अकल नहीं होती है, तो मैं भी सोचा था ठीक है अच्छा है कि गांव में खेती का काम करेंगे। बट जब इंटर कर लिया था मैंने, उसके बाद मन में जरूरी सपने होते कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है। तो सरकारी नौकरी में भी एक सपना था कि ऑफिस की नौकरी मिले। मैं आपको वाकया कहूँगा, मैं पौड़ी में रहता था चाचा जी के साथ और चाचा जी पुलिस में थे। एक बार वहाँ भर्ती हुई तो उन्होंने कहा कि तुम भर्ती में चले जाना, और उसके बाद पुलिस की भर्ती थी। और मेरे को ये था कि पुलिस की मैंने नौकरी देखी थी कि नहीं मेरे को पुलिस में नहीं जाना है। तो भर्ती में गया तो मैंने भर्ती में देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और मैंने सोचा यार मेरे को इसमें तो जाना नहीं, और मैं चुपचाप वहाँ से कॉलेज चला गया। शाम को जब वापस आया तो चाचा जी ने प्रश्न करा कि भर्ती में चले गए तो ऊपर। तो मैंने कहा नहीं वो मेरी चेस्ट उन्होंने कम बोला है, जो चेस्ट की एक मेजरमेंट था कम बोला है। तो चूंकि वो जो वहाँ पे पुलिस वाले थे वो चाचा जी के जान वाले, उन्होंने कहा कि यार आपके भतीजा तो यहाँ भर्ती में आया ही नहीं। तो शाम को चाचा जी ने बहुत डांटा कि भर्ती में क्यों नहीं गया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को पुलिस में नहीं जाना है, क्योंकि पुलिस की जो जॉब मेरे को लग रही है बहुत कठिन सी लग रही है, मेरे को कोई ऑफिस वाली नौकरी करनी है। तो इस सपने ये था कि ऑफिस वाली नौकरी मिले। इंटर के बाद ऐसे एक सपने थे जी। तो सर फिर जिस पोस्ट पे आज आप हैं, जिस विभाग में हैं, सूचना विभाग में, इस विभाग में आने के बारे में फिर कैसे दिमाग में आया, या ऐसी कोइंसिडेंट था यहाँ आना? वो मैं बता सकता हूँ। चूंकि जब छात्र तैयारी करता है एग्ज़ाम की और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो मैं भी तैयारी कर रहा था। तो अचानक सूचना विभाग लखनऊ में 2 पोस्टें निकली, उसमें अप्लाई किया। और उस 2 पोस्टों में 42 बच्चे थे। जब सूचना विभाग में ये एग्जाम्स और इंटरव्यू हुआ था लखनऊ में, और 2 पोस्टें कुल थी। तो 2 पोस्टें कुल भी थी जिसमें मैं टॉप पे रहा था। 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिसमें मेरे मेरिट में टॉप था। तो 95 में फिर मेरा सिलेक्शन सूचना विभाग में हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं सूचना विभाग में ही जाऊंगा, उसमें तो केवल ये था कि सरकारी नौकरी मिले। अपने मन में केवल ये धारणा बनी हुई थी। सर हर इंसान को जीवन में कुछ करने के लिए, यानी जो भी इंसान जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, किसी को देखकर या कहीं पढ़कर। आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती थी? क्योंकि बचपन अभावों में बीता है, पहाड़ी इलाकों में बीता है, जौनसार में बीता है, तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती थी कि नहीं मुझे जीवन में कुछ तो हासिल करना है? यदि मैं इस सफ़र के लिए कहूँ तो मेरे एक गांव के ही एक मित्र थे, वो मेरे गार्जियन भी थे और मित्र भी थे, चतर सिंह चौहान जी, और वो टीचर है अभी भी जौनसार बाबर में ही।
तो जब मैं स्कूल में कक्षा 1 में भी गया तो उन्होंने मेरा एडमिशन खुद कराया, घर वालों ने नहीं बल्कि मेरा एडमिशन वो करवाते थे। जी। तो वो मेरे को प्रेरित करते रहते थे बार बार जब भी उन्होंने देखा कि पढ़ाई में भी ठीक है, और चूंकि वो मेरे से 4-5 साल बड़े थे, वो प्रेरित करते रहते थे कि ठीक है, खेती किसानी का काम करने के साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी है। और फिर उनका जब इंटर हुआ तो इंटर के बाद उनका बीटीसी में सिलेक्शन हो गया, और बीटीसी में सिलेक्शन चूंकि टीचर की नौकरी अच्छी मानी जाती थी कि अब टीचर बनेंगे बीटीसी की ट्रेनिंग करने के बाद, तो मेरे को भी एक प्रेरणा से उनसे ये मिली कि चलो ये इनकी बीटीसी की ट्रेनिंग पूरी होगी, अब ये जॉब करेंगे यानी टीचर बनेंगे। टीचर की नौकरी अच्छी मानी जाती थी और है भी अच्छी, क्योंकि वो ज्ञान देता है बच्चों को। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत चतर सिंह गुरुजी रहे हैं जी। और वो अभी भी हैं। सर, आप जब यहाँ तक पहुँचे जौनसार से निकलकर, तो आपने कभी सोचा था कि जब आप सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से तक मिलने का मौका मिलेगा? ये तो शायद कभी सपने में सोचा भी नहीं था, क्योंकि छोटी पोस्ट में हम लखनऊ में भर्ती हुए थे। उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद प्रमोशंस अच्छे मिले हम लोगों को यहाँ पे। हाँ, ये जरूर था जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कई जिम्मेदारी वाली वर्क मिले और काम करना पड़ा, तो ये जरूर था कि कुछ स्टेट के लिए, कुछ अपने समाज के लिए, कुछ अपने विभाग के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जो एक मील का पत्थर साबित हो। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हम जो भारत के राष्ट्रपति है उनके साथ बैठ सकेंगे, या जो भारत के प्रधानमंत्री है उनसे हमारी मुलाकात कभी हो जाएगी, कि जो बॉलीवुड के अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, जिनसे लोग मिलने में भी सपने देखते हैं, उनसे भी हमारी अच्छी मुलाकात हो जाएगी, उनसे मीटिंग हो जाएगी, ये कभी नहीं सोचा था। सर, अमिताभ बच्चन से तो पूरा बॉलीवुड और पूरी दुनिया इंस्पिरेशन लेती है। जब आप उनसे मिले थे तो आपके अंदर वो कैसा एक्साइटमेंट था, और जब उनकी पर्सनालिटी को आपने पहली बार देखा तो फिर आपको वहाँ से क्या चीज़ क्लिक करी, नहीं ये तो मेरे को सीखना है इनसे? जब वो देहरादून आए थे, चूंकि किसी फिल्म की शूट थी और मैं उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का नोडल ऑफिसर था, तो उस बहाने उनसे मिलने का एक मौका मिला, और फिर मैं एक उनको मोमेंटो ले गया था। हाँ। एक कॉफ़ी टेबल बुक ले गया था यहाँ से, जो उत्तराखंड पर्यटन डिपार्टमेंट की, वो कॉफ़ी टेबल बुक मैंने उनको भेंट की। तो जो बैठे हुए थे, जब जहाँ पे हम उनसे मुलाकात हुई, तो मेरे को लगा कि अमिताभ बच्चन तो एक जिसको सदी का महानायक कहा जाता है, किस तरह के होंगे, एरोगेंट होंगे, क्या होंगे। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई तो ऐसे लगता था जैसे एक साधारण से इंसान है, उनके चेहरे में वो क्या नाम मुस्कान, तो हमें लगा कि कोई इंसान ही है। हाँ। वो अपने कद से या किसी और से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने काम से बड़ा होता है। तो नॉर्मली अमिताभ बच्चन भी जैसे आप और हमें वैसे ही, लेकिन उन्होंने काम इतना अच्छा किया है कि जिसको सदी का महानायक कहा जाता है। तो जो इंसान बड़ा बनता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत सरल होता है, तभी वो इंसान बड़ा बनता है, सर, अपने कामों से बनता है। अगर हम बॉलीवुड का जिक्र कर रहे हैं तो बॉलीवुड से आपके बारे में एक चीज़ याद आती है कि आप अपनी संस्कृति के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, यानी जौनसार की जो संस्कृति है, और आप एक ऐसे अधिकारी है जिन्हें हम जनरली देखते हैं कि किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक नृत्य जरूर करते हैं। तो ये लोक नृत्य के प्रति आपका रुझान कैसे आया? लोक नृत्य यदि मैं कहूँ, जौनसार बाबर का जो सांस्कृतिक विरासत है, जौनसार बाबर में कई जगह की संस्कृति देखी है, लेकिन जो जौनसार बाबर की सांस्कृतिक विरासत सचमुच में वो एक अलग तरह की संस्कृति वहाँ पे है। वहाँ पे लोगों के रग रग में संस्कृति भरी हुई है। और फिर मेरे मन में कई बार ये बात आती है कि ठीक है, सरकारी काम हम कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए, अच्छी तरीके से करना भी चाहिए, लेकिन जो हमारी पहचान है वो मूल हमारी अपनी संस्कृति है। जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, हम उसको वापस क्या लौटा सकते हैं? क्या हम अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं? तो मैं तो जब गांव अभी भी जाता हूँ, बचपन में भी ये शौक था अपने संस्कृति के प्रति, और अभी भी 50 साल की उम्र हो गई और सरकारी कार्य में भी व्यस्त रहता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि गांव में कोई भी फंक्शन हो या जौनसार बाबर में कोई भी ऐसा त्यौहार हो तो मैं उसको मिस नहीं करता। और जब मिस नहीं करता हूँ तो मैं उनके साथ रम जाता हूँ। जो वहाँ के लोग हैं जो वहीं पे रहते हैं उनके साथ में, ये नहीं कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ तो मैं उनके साथ नृत्य नहीं करूँगा, उनके साथ ही संगीत नहीं करूँगा। गांव में रहने के बाद में फिर गांव जैसा बन जाता हूँ। तो ये मेरी अभी भी अपने मन में एक इच्छा है कि मैं जब तक रहूँ तो तब तक मैं अपने संस्कृति के प्रति भी समर्पित रहूँ। सभी जानते हैं कि आज के समय में परिवार बिखरते बहुत आसानी से है और बनते बहुत मुश्किल से हैं, और हमने सुना है कि आप
पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो कैसे पॉसिबल है उस जमाने में, आज के समय में, जहां लोग परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते और आप पूरी जॉइंट फैमिली के साथ खुशी खुशी रहते हैं? जो वर्तमान परिवेश है, मेरा जो परिवार, हम लोगों का जो परिवार है, वो 42 मेंबर हमारे परिवार में टोटल है। और यदि अभी दादाजी की हमारी डेथ हुई 5-7 साल पहले, परिवार के मुखिया दादाजी थे। उस 40-42 परिवार के मुखिया दादाजी थे। तो यदि उसमें हम 5-6 लोग सरकारी जॉब में हैं या कोई किसी रूप में हैं, किसी की दुकान या किसी कोई और भी अर्न का साधन है उनका कमाई का, तो जो सारी कमाई होती थी वो दादाजी के पास दी जाती थी जी। और यदि उस पैसे को खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, तो उसका निर्देशन दादाजी का ही चलता था। यानी ज्वाइंट फैमिली में यदि किसी को परिवार में कपड़े भी लाने होते थे तो वो दादाजी लाते थे। शादी कहीं डिसाइड होनी है तो जब तक दादाजी एग्री नहीं होते थे तब तक शादी भी डिसाइड नहीं होती थी। तो इतना बड़ा वो उस ज्वाइंट फैमिली का एक फायदा होता था। यदि घर में किसी की शादी है और हमारे परिवार में 6 लोग हम जॉब में हैं, तो उस शादी में 6 के 6 लोग उसकी वो मदद करेंगे वो शादी करने के लिए। आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ जौनसार बाबर का मतलब, फैमिली का मतलब ये नहीं कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। जौनसार बाबर में फैमिली का मतलब है वो आपके भाई, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, आपकी बहन, टोटल जो फैमिली है वो एक प्रकार से परिवार उसको बोला जाता है। और यदि आप नीचे देखें तो परिवार का मतलब है कि अपने बच्चे और पति पत्नी जी। या माता पिता। लेकिन जौनसार बाबर में परिवार, संपूर्ण परिवार वो है जिसमें आपके चाचा भी है, ताऊ भी है, भाई भी है, दादा भी है, दादी भी है। तो ये ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट जौनसार बाबर में है, कहीं कहीं परिवार ऐसे भी जहाँ की 80-80 लोग या 90-90 लोग हैं। मेरे ससुराल में ही ऐसी फैमिली की 60-62 लोग एक साथ रहते हैं। सर, ये जो जॉइंट फैमिली है और आपके दादाजी के संस्कार, इसने आपको जीवन में बढ़ने में किस तरह से मदद की? दादाजी से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ कि वो मेरे को बताते थे जब वो थे कि हम किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी ये भी होता था कि हमको 2 टाइम की खाना भी भरपेट नहीं मिलता था। तो वो मेरे को सुनाते थे कि किस तरीके से। फिर उन्होंने घर में ज़मीन बहुत थी हमारे पास, फिर ज़मीनों में से ही काम, उस समय कोई गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं होता था और कोई अर्न का कोई दूसरा साधन भी नहीं होता, केवल खेती के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था। तो दादाजी मेरे को बार बार बताते थे कि हम किन परिस्थितियों में हमने परिवार को उठाया है, किस परिस्थितियों में हमने परिवार को पाला है। और आज की जो स्थिति है वो कठिन परिश्रम करने के बाद ही परिवार सुख संपन्न हुआ है। तो बार बार वो ये चीज़ें बताते थे और उनसे प्रेरित होके फिर जो मैं तो उनको आज भी अपना आदर्श मानता हूँ दादाजी को। और आज तो चूंकि हमारी फैमिली, जैसे मैंने कहा कि संपन्न फैमिली है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो आदर्श है वो दादाजी थे। जी सर, अब हम जानेंगे कि जो बच्चे आज का यूथ है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे तैयारी करे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस कौन सा देखा था और उसे कैसे टैकल किया फिर आपने? चैलेंजिंग फेस जो मेरे लाइफ में था कि जैसे मैंने आपको कि इंटर करने के बाद मेरे को पढ़ा नहीं रहे थे। ये हुआ कि आप नहीं पढ़ेंगे, अब खेती का काम करेंगे। तो वो चैलेंजिंग ये था मेरे लिए। एक तरफ ये था कि यार परिवार वाले कह रहे हैं कि आपको खेती का काम करना है, और दूसरी तरफ जैसे मैंने कि जो कुछ मेरे मार्गदर्शक तो कह रहे कि नहीं आपको पढ़ाई आगे करनी है ताकि सरकारी जॉब में करें। तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि मैं अब वो जॉब की तैयारी में जाऊं, पढ़ाई आगे करूं, या मैं खेती के काम में जाऊं। अब घर वाले उनको भी नाराज नहीं कर सकता था। घर वालों में जैसे मैंने कहा कि दादाजी ने कहा कि नहीं आपको खेती का काम करना, पिताजी ने कहा कि नहीं आपको आगे पढ़ना है और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। लेकिन जो घर का एक ताना बाना था वो दादाजी के ऊपर था, क्योंकि परिवार के मुखिया वो थे। तो थोड़ा सा क्लेश भी हुआ परिवार में जब पिताजी ने कहा कि नहीं हम पढ़ाएंगे इसको। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मैं पढ़ूं या एक खेती का काम करूं। लेकिन ओवरऑल फिर पढ़ाई आगे जारी रखी और वो जॉब में आ गया। तो वो परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि यदि आप बच्चा ये करना चाहता तो माँ बाप जैसा बोलते थे वो करना पड़ता था। आपकी रुचि भी नहीं होती थी, बट मदर या फादर आपको बोलते थे आपको ये काम करना, तो वो करना पड़ता था। आज की परिस्थितियां डिफरेंट है। आजकल हम अपने बच्चों को कहते हैं कि जो जिसमें आपकी रुचि है वो काम करो और उसका हम सपोर्ट आपको करेंगे। तो उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में काफी अंतर आ गया। सर, करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों यूथ है जो इस जगह पहुंचना चाहता है जिस जगह आप लोग पहुंचे, और उसके लिए सरकारी
नौकरियों की तैयारियां करते हैं, हजारों लाखों रुपए की फीस देते हैं। तो हम चाहेंगे आप उनको बताइए कि कैसे वो तैयारी करें ताकि लाइफ में सक्सेस मिल पाए उन्हें। निश्चित रूप से जितने भी यदि सरकारी जॉब में आते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो और जॉब्स है उसमें आते हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करें किसी भी काम के लिए। जब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, जरूरी नहीं आप 18-20 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन जो पढ़ाई आप करो यदि आप 8-10 घंटे भी उसके लिए देते हैं, लेकिन वो बड़े मनोयोग के साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आज जो भी ऊंचे मुकाम पे वो ऐसे ही नहीं पहुंचे होंगे जी। वो जब उसके लिए डेडिकेशन होता है, तो जो नए बच्चे हैं आज की, जो कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई किसी सर्विस की तैयारी कर रहा हो या अन्य भी कोई काम करता है, तो वो डेडिकेशन होना जरूरी है और बहुत ही ईमानदारी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, यानी टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यदि आप 8-10 घंटे भी पढ़ते हैं और उस 8-10 घंटे का पूरा डेडिकेशन आप पढ़ाई में है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो सफलता नहीं मिलेगी। ध्येय जरूर आपको मन में एक आप लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि मेरे को ये काम करना है, तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य जरूर हासिल होता है यदि आपने अपने मन में इसको ठान ली, तो जरूर मिलेगी। सर, आपकी तरफ से सक्सेस का मूल मंत्र क्या हो सकता है? सक्सेस का मूल मंत्र जो मैं मानता हूँ वो है ईमानदारी, और इसके अलावा डेडिकेशन और मेहनत। ये सफलता के 3 मूल मंत्र मेरे दृष्टि में बहुत जरूरी है। सर, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपका लक्ष्य था सरकारी नौकरी पाना। आज आपके पास सब कुछ है, तो आज आपका लक्ष्य क्या है? आज जैसे मैंने कहा कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं जहाँ पे आज हूँ कि मैं ऐसा हो पाऊंगा, लेकिन आगे का जो लक्ष्य है, आगे का लक्ष्य यही है कि मैं अपने समाज को क्या लौटा सकता हूँ, कि जो समाज ने मुझे दिया वो मैं अपने समाज को संस्कृति या क्या लौटा सकता हूँ। एक दूसरा कि जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं अभी भी काम करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने विभाग में हम कैसे अपने विभाग की एक रिस्पेक्ट बढ़े पूरे देश में, पूरे राज्य में। ऐसे क्या काम हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी भी जो 2-3 काम विभाग में जो ऐसे किए हैं कि वो जब मन समर्पित होके किया है तो उसके रिजल्ट मिले हैं। तो मेरा तो जो लक्ष्य आगे का है कि प्रयास करूं कि अपने लोगों की मदद कर सकूं, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित हो सकूं, और जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो लक्ष्य जरूर आपको प्राप्त होता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। 26 जनवरी में जब भी दिल्ली में झांकी निकलती है अलग अलग राज्यों की, तो उत्तराखंड की झांकी की थीम में, उसे बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कैसे आप निर्धारित करते हैं थीम, और फिर क्या चैलेंज रहता है उसे रिप्रेजेंट करने में? झांकी का जो ये सिलेक्शन है, ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस और बहुत कठिन प्रोसेस निश्चित रूप से होता है। प्रतिवर्ष जो झांकियों का सिलेक्शन होता है वो लगभग सब 30-32 राज्य अपने प्रपोजल्स भेजते हैं भारत सरकार को, और वो प्रपोजल्स जब भेजते हैं तो पहले शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो प्रपोजल्स, यानी प्रतिवर्ष झांकियों का जो सिलेक्शन है वो 14 या 15 या 12-13 झांकियों का ही होता है, जबकि वो प्रस्तुतिकरण लगभग 30 से 32 स्टेट करते हैं, और इसके लिए जो भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज है वो भी करते हैं। अब 2003 से उत्तराखंड राज्य की झांकी जब 2000 में राज्य बना, तो 2003 से पहली झांकी उत्तराखंड की राजपथ पे निकली। उस झांकी का मैंने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन जो 2005 के बाद जो उत्तराखंड की झांकी निकली है, अभी तक 14 झांकी हम निकाल चुके हैं राजपथ पे, उसका मेरे को एक अवसर मिला उनमें पार्टिसिपेट करने का और उसका एक टीम लीडर के रूप में काम करने का। तो झांकी का पहले तो थीम डिसाइड करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है कि जैसे ही प्रतिवर्ष जब 26 जनवरी होती है, 26 जनवरी जैसे समाप्त होती है तो उसके बाद तुरंत हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि अगले साल के लिए कौन सी थीम रखी जाए, क्योंकि वहाँ एक विशेषज्ञ समिति होती है भारत सरकार में जो उसका सिलेक्शन करती है। फिर पहले डिजाइन, फिर उसका 3D मॉडल, फिर उसका म्यूजिक कैसा होना चाहिए, इन सब का समावेश होने के बाद ही वो फाइनल सिलेक्शन हो पाता है जी। तो मैंने अभी प्रयास करा अभी तक जितनी भी झांकियाँ निकले कि नई चीज पब्लिक के सामने आ सके, जो उत्तराखंड की एक खूबसूरती है, उत्तराखंड के जो हिस्टोरिकल प्लेस है, उत्तराखंड के जो धार्मिक है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो पब्लिक में राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ सके। तो प्रयास करता हूँ कि उसको किस इस झांकी के रूप में
नई दिल्ली की जो गणतंत्र दिवस परेड में आ सके। जैसे इस बार की झांकी थी, इस बार की झांकी का थीम माननीय मुख्यमंत्री ने खुद सजेस्ट किया कि हम इस बार मानस खंड पे झांकी निकाल सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार उसमें सजेशंस भी दिए कि ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसे करो। तो उसी का परिणाम है कि इस बार हम देश में प्रथम आए और ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सर, आपके जिंदगी के अब तक के अनुभवों के आधार पर आप देश की जनता को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देश की जनता को जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, दिन रात, जैसे आपने भी कहा कि 18-18 घंटे तक काम करते हैं, तो मेरा तो सभी के लिए एक संदेश है कि जिस काम को आपको सौंपा गया है, जो काम आपको करना है, वो बहुत ईमानदारी से और बहुत ही डेडिकेशन के साथ यदि वो काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। उसमें प्रदेश की, उसमें देश की निश्चित रूप से तरक्की होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपकी इस स्टोरी से, आपकी इस नॉलेज से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आसानी से बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।